स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं हूं नीरू। करते हैं खबरों की शुरुआत और सबसे पहले खबर हाथरस से ही लेते हैं, जहां पर डीएम प्रवीण कुमार पर पीड़ित परिवार को धमकाने यानी धमकी देने का आरोप लगा है। पीड़ित परिवार के साथ सीएम की बातचीत का वीडियो, डीएम की बातचीत का वीडियो भी वायरल हो रहा है। पीड़ित परिवार ने डीएम साहब पर दबाव बनाए जाने का आरोप लगाया है। हम पहले आपको सुनवाते हैं, फिर बताएंगे कि क्या कुछ कह रहे हैं डीएम साहब। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बचेंगे कल रात को, और हम ही आपके साथ खड़े हैं। ठीक है? अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी हम भी बदल जाए कि नहीं। हम आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बचेंगे कल रात को, और हम ही आपके साथ खड़े हैं। ठीक है? अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी हम भी बदल। और हम आपको बता दें कि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है हाथरस से ही। यहां पर मीडिया के जाने पर अब बैन लगा दिया गया है। गांव के अंदर जाने पर मीडिया पर बैन लगाया गया है, मीडिया को रोक दिया गया है। अब इसके पीछे ये रोक क्यों लगाई गई है, मंशा क्या है इसके पीछे? मीडिया अगर रिपोर्टिंग के लिए वहां पर गई थी तो अब बताया जा रहा है कि अब तक तो ठीक है, जो रिपोर्टिंग हुई, लेकिन अब गांव के अंदर मीडिया को बैन कर दिया गया है। गांव के अंदर जाने पर रोक लगा दी गई है, कोई भी मीडिया अंदर गांव में नहीं जा रही है। तो ये एक तानाशाही है जो डीएम साहब की बोली में भी दिखा जब वो पीड़ित परिवार को धमकाते नजर आए हैं, और अब खबर यह भी मिल रही है कि गांव के अंदर मीडिया को बैन कर दिया गया है। और इसी पर बातचीत करने के लिए पवन गौर इस वक्त हमारे साथ हाथरस से जुड़ गए हैं। पवन, पहले तो डीएम धमकाते हैं पीड़ित परिवार को, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह, जो पीड़ित परिवार है उन्होंने अपनी लड़की खोई है, उसको डीएम साहब धमका रहे हैं। अब तो हद हो गई, मीडिया तक को जाने पर बैन कर दिया। नीलू, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ इसमें पूरे मामले पे करेक्ट करना चाहूँगा कि आज बैन नहीं हुआ है। मीडिया की एंट्री या किसी भी व्यक्ति की गांव में एंट्री कल से ही बैन कर दी गई थी। कल से ही किसी भी राजनीतिक व्यक्ति हो या मीडिया हो, उसको गांव के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि कल सुबह से ही लगातार एसआईटी जो परिजन हैं या जो गांव के लोग हैं उनसे बातचीत कर रही थी। पुलिस का कहना ये था कि एसआईटी के लोग जो हैं वो परिवार वालों से और गांव वालों से एकांत में बात करना चाहते हैं, और मीडिया के वहाँ होने से उनको वो एकांत मिल नहीं पाता है, तो अपनी जो पूरी जो रिपोर्ट है वो वहाँ तैयार नहीं करवा पाते हैं, ना परिजनों से पूरी तरह जो स्टेटमेंट है वो ले पाते हैं। इसके चलते फिलहाल मीडिया की एंट्री अभी किसी भी आदमी की एंट्री वहाँ रोक दी गई है। उसके साथ साथ परसों जो पुलिसकर्मी जो ड्यूटी में तैनात थे गांव के अंदर, उनमें से 3 पुलिसकर्मियों के अंदर कोरोना के लक्षण पाए गए थे। इसके चलते भी ये फैसला लिया गया था कि अब किसी भी बाहरी व्यक्ति को, चाहे वो राजनीतिक दल का नेता हो, चाहे वो मीडिया हो, उसको गांव के अंदर अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये कल सुबह से ही पूरा फैसला लागू था। अब कल के बाद से ही ये अब किसी को भी एंट्री गांव के अंदर नहीं मिल रही है। अब बात करते हैं डीएम साहब के वीडियो की। डीएम साहब, अगर आपको पिछले अगर कुछ टाइम पर ले जाना चाहूँगा, तो पुलिस के अधिकारी हों या डीएम हों, उनके चलते ही उत्तर प्रदेश सरकार की जो कोशिशें हैं कहीं ना कहीं उन पर पानी फिरता हुआ नज़र आ रहा है। सरकार की तरफ से तमाम प्रयास किए गए कि ये पूरे मामले पर सही से एसआईटी बनाकर जांच जो की जाए, तो जो दूध का दूध है, पानी का पानी हो जाए, तमाम जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिल पाए, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो पाए। लेकिन जिस तरह से पुलिस की शुरू से ही इस मामले में ढीला रवैया रहा है, उसके साथ साथ भले ही जो पीड़िता हो उसके परिवार उसका जो अंतिम संस्कार है बिना उसके परिवार की अनुमति के रात में करा देना हो, या इस तरह के वीडियो वायरल होना हो, तो कहीं ना कहीं योगी सरकार की जो कोशिशें हैं उस पर ये पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और जितनी कोशिश सरकार कर रही है इस पूरे मामले को सही अंजाम तक पहुंचाने की,
उसमें कहीं ना कहीं ये लोग डेंट लगाते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल डेंट लगाते नजर आ रहे हैं। अगर डीएम साहब की बात की जाए, जिस तरह से हम बातचीत भी कर रहे थे पवन, कि डीएम ने किस तरह से धमकी दी है, जिन्होंने अपनी बेटी खो दी, जिनको अंतिम संस्कार का मौका नहीं मिला, उसको डीएम इस तरह से धमकाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में विश्वास कैसे जगेगा? अगर डीएम, एसपी तमाम लोग वहां पर पहुंचते हैं तो ऐसे में विश्वास कैसे जगेगा? क्योंकि ये तो अपने किसी तरह से दबाव डालकर, धमका कर, ये तो पीड़ितों को और दबाने की कोशिश कर रहे हैं। वही बात मैं भी कह रहा हूं कि पहले दिन से जिस तरह से पुलिस का, यहाँ के अधिकारियों का जो रवैया रहा है आज पूरे मामले को लेकर, तो कहीं ना कहीं एक विश्वास की कमी यहाँ के जो पीड़िता के परिजन हैं उनमें, और उनके साथ साथ जो गांव वाले हैं उनमें कहीं ना कहीं विश्वास की कमी नजर आ रही है। उसी के चलते और बीच बीच में जिस तरह से ये वीडियो आते हैं, तमाम तरह के स्टेटमेंट आते हैं, तो कहीं ना कहीं विश्वास की कमी पूरे इस मामले को लेकर आ गई है। कैसे विश्वास करे कोई इन अधिकारियों के ऊपर, जिस तरह से लगातार बयान आते हैं, या जिस तरह से आपने देखा कि पीड़िता का जो अंतिम संस्कार है बिना और पवन, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एसआईटी का गठन किया जाता है, मुख्यमंत्री खुद इस मामले पर निगरानी बरते हुए हैं, ऐसे में अगर डीएम के इस तरह के बोलोगे तो इंसाफ कैसे मिलेगा? तो इस तरह के अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल, सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन करके बात की और उनसे कहा कि इस पूरे मामले पर जो दोषी हैं उन पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। खुद मुख्यमंत्री ने एसआईटी का गठन किया, और एसआईटी अगर देखें तो कोई छोटे मोटे अधिकारियों से कंस्टिट्यूट नहीं है। इसमें राज्य के गृह सचिव भगवान स्वरूप की अध्यक्षता में ये एसआईटी है। तो इससे राज्य सरकार की जो अपनी मंशा है वो साफ है कि किसी भी तरह से दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। जो भी दोषी है इस पूरे मामले पे उसको कठोरतम कार्रवाई, चाहे वो अधिकारी हो या जो इस घटना को अंजाम करने वाले लोग हों, तो उन पर लगातार कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से इन अधिकारियों की लीपापोती, ढीला रवैया सामने आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर ये एक बात जरूर उठती है, सवाल जरूर उठता है कि इन अधिकारियों का जिस तरह से रवैया रहा है, तो वो उन पर भी जांच होनी चाहिए, उन पर भी कोई ना कोई एक्शन होना जरूर चाहिए। बिल्कुल, तो ऐसे लोगों पर, ऐसे अधिकारियों पर किस तरह से विश्वास हो? जिस पीड़िता के परिवार वालों ने अपनी बेटी खोई, उसको ही उल्टे धमकी देते डीएम साहब नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन, तमाम अपडेट्स के लिए। और आगरा से खबर है, यहां पर आगरा में एक डॉक्टर को गोली चलाते हुए वीडियो सामने आया है, जिसमें डॉक्टर हाथ में गन लेकर फायरिंग कर रहा है। गोली चलाते हुए डॉक्टर का वीडियो तेजी से वायरल हुआ है। मामला 27 सितंबर का बताया जाता है, जब गाड़ी खड़ी करने को लेकर दो डॉक्टरों के बीच विवाद हुआ। तस्वीरें थाना न्यू आगरा इलाके की है और ये विवाद बढ़ा। उसमें से एक डॉक्टर ने अपने गन निकाल लिया और उसके बाद उन्होंने फायरिंग कर दी। वीडियो अब सामने आया, जो वीडियो इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिसमें डॉक्टर हाथ में गन लेकर फायरिंग करता दिखाई दे रहा है। हालांकि गोली चलाते हुए डॉक्टर का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और ये मामला अभी का नहीं है, बल्कि 27 तारीख का है, 27 सितंबर का ये मामला है, जब गाड़ी खड़ी करने को लेकर दो डॉक्टर आपस में भिड़ गए, उनके बीच विवाद हुआ और फिर इस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आई। तो 27 सितंबर को डॉक्टरों में विवाद हुआ था, गाड़ी खड़ी करने यानी पार्किंग को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ था। बताया जा रहा है कि थाना जो न्यू आगरा इलाका है वहां की ये तस्वीरें हैं और फिर उनमें से एक डॉक्टर ने गन निकाली और फायरिंग करता हुआ ये दिखाई दे रहा है। अमूमन ऐसा होता है, डॉक्टर बड़े ही शांत माने जाते हैं और अपनी बात और फिरोजाबाद से खबर, यहां पर एक दबंग युवक द्वारा हाथ में हथियार लहराते हुए फायरिंग करने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो फुलवाड़ी मोहल्ले का बताया जा रहा है, जहां पर बच्चों की लड़ाई में बड़े भी कूद पड़े और फिर दबंग भीकम सिंह ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद इलाके में दहशत है। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत भी की, लेकिन पुलिस ने आरोपी पर कार्रवाई के बजाय पीड़ितों पर ही केस दर्ज कर दिया। पुलिस ने पूरे मामले पर अब चुप्पी साध रखी है। भीकम सिंह के हाथ में तमंचा था, उसने मेरे दरवाजे पर यानी कहता फायर किए। अगर मुझे मेरे बच्चे नहीं बचाते तो यानी वो मुझे जान से मार देता। तो पुलिस वालों ने यानी क्या कहता ये तहरीर ले ली और कोई सुनवाई नहीं की। आज तक कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं और डांट फटकार के भगा दिया।
तो बच्चों को लेकर ये पूरी लड़ाई शुरू हुई थी, लेकिन आप दबंग की दबंगाई देख सकते हैं कि किस तरह से इस बच्चों की लड़ाई में इसने बंदूक निकाल लिया और फायर करने की कोशिश की है। दबंग ने फायरिंग भी की है और इसके बाद वहां पर जो लोग इकट्ठा हुए, फिर किसी तरह से इसको समझाने बुझाने का प्रयास भी किया जा रहा है कि कम से कम वो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पीड़ित पक्ष था उसने जब मामले को पुलिस के सामने रखा तो उल्टे उसी के खिलाफ मामले को दर्ज कर लिया गया। और प्रयागराज में छात्रा के साथ छिड़खानी के बाद मनचली की पिटाई का वीडियो आपको वायरल हो रहा है। यहां पर छात्रा ने मनचले युवक को बेल्ट से पीटा। दरअसल छात्रा सहेलियों के साथ पार्क में टहलने निकली थी, तभी शराब के नशे में धुत एक लड़का यानी युवक इस लड़की के साथ छेड़छाड़ करता हुआ दिखाई देने लगा। छात्रा के शोर मचाने पर पार्क में मौजूद लोगों ने भी मनचले युवक की पिटाई की और इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस वहां पर पहुंची और फिर मनचले को गिरफ्तार कर लिया। घटना बताया जा रहा है कर्नलगंज थाना क्षेत्र के चंद्रशेखर आजाद पार्क का है, जहां पर इस लड़के ने बदतमीजी की कोशिश की और इसका जवाब इस लड़की ने दिया। अब ये पूरा वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मारो किसी भी लड़की के साथ मत मारो। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सब है ना तुम्हारे साथ, परेशान ना हो, सब है तुम्हारे साथ। मारो किसी भी लड़की के साथ मत मारो। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सब है ना तुम्हारे साथ, परेशान ना हो। तो छेड़खानी करना इस युवक को भारी पड़ गया और इस लड़की ने उसी समय इस लड़के की पिटाई की है। हालांकि पार्क में और लोग भी मौजूद थे, इस लड़की का साथ पार्क में मौजूद लोगों ने दिया। इस लड़की की भी पिटाई की और बाद में पुलिस को सूचना देने के बाद इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और शाहजहांपुर के निकोही थाने पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया और इंस्पेक्टर को मारपीट कर घायल कर दिया। इंस्पेक्टर समेत कई पुलिसकर्मी इसमें घायल बताए जा रहे हैं। बिजली ना आने की शिकायत पर यह पूरी घटना हुई। घटना के बाद गांव में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया है। आरोपी ग्रामीण पर केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिसकर्मियों के हाथ और सिर पर बंधी पट्टी को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर ग्रामीणों ने किस कदर इनके साथ मारपीट की है। घटना को अंजाम दिया, मारपीट की घटना को, और बताया जा रहा है कि ग्रामीण पुलिसकर्मियों के मोबाइल तक छीन कर ले गए हैं। तो इसमें 60 लोगों को नामजद किया गया है। थाने पर हमला कर दिया था। बिजली को लेकर यह पूरा मामला शुरू हुआ जब ग्रामीण पहुंच गए थाने और वहां पर थानेदार सहित जो तमाम पुलिसकर्मी थे उन पर हमला कर दिया। उनको चोटें आई हैं। यहाँ मेरे पास तो है नहीं, वो ले गए। सीयूजी नंबर था, मेरा प्राइवेट नंबर भी था। जिन लोगों ने थाने में आकर पुलिसकर्मियों पर और आपके ऊपर हमला किया है, क्या कुछ वहां से थाने से वो लोग ले गए? ना, और कुछ नहीं ले गए, मेरा मोबाइल ले गए। कौन सा मोबाइल था आपका? पर्सनल था या किस तरह का? मेरा पर्सनल मोबाइल था, उसमें सरकारी सिम पड़ा था, एक मेरा प्राइवेट पड़ा था। बजे के लगभग ये सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग बिजली केंद्र पे गए थे, लाइट वालों से कुछ इनका इशू था, वहां जाकर उन्हें मारपीट कर दी। उसके साथ सूचना मिलने पे पुलिस वहां पे पहुंची थी। पुलिस के लोग जब वहां पहुंचे तो लोग वहां से हट गए थे। थाने पर आकर करीब 50 से ज्यादा की संख्या में लोग आ गए। यहाँ पर वो जाम लगाने लगे। प्रभारी निरीक्षक यहाँ पे आए तो उनसे बात करने का प्रयास किया तो उन्हीं में से कुछ लोगों ने अकस्मात इंस्पेक्टर पे हमला कर दिया और उसका मोबाइल छीन के फरार हो गए यहाँ से। मारपीट की जिससे इंस्पेक्टर को चोटें आई हैं और उनके साथ 3 पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। इसमें वीडियो भी बना हुआ है, जानकारी की जा रही कौन लोग इन्वॉल्व हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए दीप श्रीवास्तव इस वक्त शुरू हुआ और ग्रामीण पहुंच गए थाने और कितने पुलिसकर्मी इसमें घायल हैं और कितनों के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है इस पूरे मामले को लेकर। और इसमें करीब हमजापुर के ग्रामीण थे जो उन्होंने बिजली को विवाद को लेकर थाने पर पहुंचे थे और जहां पर नोकझोंक हुई थी। इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने हमला बोला जिसमें एसओ और एक इंस्पेक्टर और 2 पुलिसकर्मी, कुल मिलाकर 4 लोग घायल हुए हैं। मामूली चोटें आई थी, उसके बाद उनको वहीं पर ट्रीटमेंट दिया गया था। इसके बाद में 7 लोगों को नामजद किया गया। इसमें बताया जा रहा है कि बीजेपी विधायक रोशन लाल के जो चालक और उसके बाद 40 ग्रामीणों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। फुटेज और जो
मोबाइल जो वीडियो थे उसके आधार पर अब कार्रवाई कर रही है पुलिस। चलिए दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो पुलिस ने कार्रवाई की है, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है, उनके खिलाफ FIR नामजद भी दर्ज कर ली गई है। और इसी के साथ यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं।